नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गणित का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो 14 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्न को दोस्तों मैं काफ़ी शानदार तरीके से बेसिक को ध्यान रखते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है ना। तो आइए फिर हम इस शानदार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों 14 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मस्सा होता है। देखिए दोस्तों सह अभाज्य संख्याओं का जो हमारा मस्सा होता है दोस्तों HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दोस्तों आपको देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं तो समरूप होते हैं बाबू, याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। कहता है यदि किसी बारंबारता सारणी में माध्य दोस्तों 8.9 एवं दोस्तों माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है, कहने का मतलब मोड़ बराबर दोस्तों एक जो होता है फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों मोड़ बराबर फार्मूला? तो होता है मोड़ बराबर फार्मूला दोस्तों 3 माध्यिका, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं 3 माध्यिका, ठीक है ना। 3 माध्यिका दोस्तों माइनस में क्या होता है 2 माध्य होता है, ठीक ना। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा कि 3 माध्यिका माइनस में दोस्तों यहाँ पर हो जाता है क्या 2 माध्य हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए m बराबर यहाँ करने का मतलब मोड़ बराबर यानी बहुलक बराबर हमको निकालना है ना, तो बहुलक बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब माध्यिका दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ है तो देखिए 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंटू हम कितना रख देंगे 9 रख देंगे, ठीक है। माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे और 2 देखिए हमारा माध्य जो है बाबू कितना दिया हुआ है, माध्य दोस्तों हमारे यहाँ पर 8.9 दिया हुआ है, तो गुना में करके यहाँ पर 8.9 इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ दोस्तों हम मोड़ बराबर आगे करेंगे तो यहाँ से गुना कीजिए तो 9 तिया के 27 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों गुना कीजिएगा 2 गुने 8.9 कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 17.8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मोड़ बराबर यानी बहुलक बराबर निकालिएगा तो 17 माइनस दोस्तों 27 लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, हाँ 27 माइनस 17.8 कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा बहुलक यहाँ पर प्राप्त हो गया, कहने का मतलब मोड़ प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9.2 जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला दोस्तों आप एकदम अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा कि बहुलक बराबर यानी कि मोड़ बराबर दोस्तों 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चौथा नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो देखिए दोस्तों वृत्त इस प्रकार से होता है ना बाबू, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होगा कितना डिग्री होगा 360 डिग्री का होगा बाबू, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वां नंबर कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक घन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आयतन होगा, तो घन का आयतन दोस्तों क्या होता है भुजा क्यू होता है, तभी हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों इस प्रश्न में तो भुजा कहीं दिया ही नहीं है, तो हम दोस्तों घन का आयतन यहाँ से निकालेंगे कैसे? तो कोई बात नहीं बाबू, देखिए घन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेंगे और जब भुजा निकल जाएगा तो आयतन अपने आप घन का निकल जाएगा। देखिए कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए दोस्तों, घन का दोस्तों जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को दोस्तों हम यहाँ पर ए से डिनोट कर दे रहे हैं, ए से सूचित कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो कितना दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हम बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए यहाँ 6 से दोस्तों इसको काटिए, तो 6 से काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा, 36 टाइम में लगता है कट जाएगा ना। हाँ, और फिर देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर दोस्तों हमको कितना निकल कर आ गया, 36 निकल कर आ गया ना बाबू। अब यहाँ से ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर देखिए स्क्वायर को दोस्तों बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो अंडर रूट इस तरह से चढ़ जाएगा और 36 का दोस्तों वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों ए बराबर हमको कितना गया 6 के बराबर 6 आ गया, ठीक है ना। ये दोस्तों हम क्या माने थे, घन का भुजा माने थे, ठीक है ना। यानी कि भुजा बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो भुजा दोस्तों हमको यहाँ से 6 निकल गया, तो हमको क्या घन का दोस्तों आयतन निकालना है। क्या निकालना है, घन का आयतन। तो देखिए अब यहाँ से भुजा दोस्तों हमको 6 पता चल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए घन का आयतन दोस्तों क्या होता है, तो घन का आयतन दोस्तों हमारा होता है क्या, भुजा क्यू होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। भुजा अभी आपके सामने हम कितना निकल कर लाए हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर निकाल कर लाए हैं और यहाँ से दोस्तों इसका क्यूब करेंगे तो 6 सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे ना, क्योंकि क्यू है, समझ रहे हैं। तो 6 सेंटीमीटर गुने में दोस्तों यहाँ पर फिर से लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुने में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 6 छक 36 और 36 गुने 6 कितना हो जाएगा 216 और सेंटीमीटर कई बार 3 बार गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यू किस में लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा दिख गया बाबू, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर क्यू कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आयतन निकालते हैं बाबू तो क्यू हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तब स्क्वायर में रहता है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों हम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू भाट। तो देखिए दोस्तों थीटा बराबर आपको 90 डिग्री दे दिया गया है और इसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है साइन थीटा और माइनस में लिखा है दोस्तों कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर हम कितना रख देते हैं 90 डिग्री रख देते हैं, कोई दिक्कत। और फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ से कॉस लिखेंगे और फिर थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है। और देखिए साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1 होता है तो 1 रखेंगे और कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 0 होता है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों सॉरी दोस्तों 1 माइनस 0 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ गए। 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 1 लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपका 2023 बोर्ड एग्जाम यानी कि 14 फरवरी को दोस्तों जरूर रहेगा, मतलब जरूर रहेगा, ठीक है। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से एकदम समझने का प्रयास कीजिए। कहता है बाबू कि यदि बहुपद लिखा है दोस्तों, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है सी बाई ए होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है, आपको अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है। अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब दोस्तों शून्यंकों का गुणनफल, ठीक ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना बाबू वो हमारा ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो मान लीजिए कि 1 होगा तो ए बराबर दोस्तों हमको कितना पता चल गया कि 1 है, ठीक है। और आगे देखिए एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो बी बराबर दोस्तों हमको कितना पता चल गया कि 7 है। और कॉन्स्टेंट में जो होता है बाबू ये हमारा सी होता है, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ गए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको निकालना है नहीं कि शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, ठीक ना। तो सी दोस्तों कितना है 10 है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम सी की जगह पर 10 रख देंगे और ए दोस्तों कितना है ए 1 है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों कितना आ गया 10 आ गया, समझ गए ना। ये दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए तो 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि पूछ देगा दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, ठीक है ना, यानी कि शून्यंकों का योगफल बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों माइनस बी बाई ए। ये भी फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। जरूर आप इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए बाबू देखते हैं अब हम 8 नंबर प्रश्न कहता है
कहता है कि √5 एक संख्या है। तो देखिए दोस्तों √5 एक संख्या जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिसको हम p/q के रूप में बाबू p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको हम p/q के रूप में बाबू नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए √5 को दोस्तों हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, समझ गए। चलिए अगर जो 5 कहेगा कि 5 कौन संख्या है, तब 5 जो अगर जो कहेगा कि 5 कौन संख्या है, तब 5 जो है दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि 5 को दोस्तों हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मगर √5 को दोस्तों √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए √5 जो है दोस्तों एक हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। कहता है यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी सुंदर प्रश्न है। कह रहा है कि d जो है एक वृत्त का व्यास है, ठीक ना, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और d क्या कह रहा है कि d जो है एक वृत्त का व्यास हो, यानी कि जो हमारा वृत्त का व्यास हो कौन है, d है। d एक वृत्त का व्यास हो, तो वृत्त का व्यास क्या है बाबू, d है, ठीक है ना। तो देखिए तब उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से निकालिए। तो दोस्तों हमारा व्यास यहाँ पर d दे दिया है, तो व्यास का आधा जो होता है ना दोस्तों त्रिज्या होता है, कहने का मतलब रेडियस होता है, ठीक है ना। तो हमारा व्यास दोस्तों अगर जो वृत्त का d है तो त्रिज्या दोस्तों हमारा कहने का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो d/2 जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे रेडियस हो गया, कहने का मतलब त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है आर का, तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से निकालिएगा तो पाई और यहाँ पर डी का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ गया, जो कि देखिए पाई इंटू में d²। अब बाई में दोस्तों कितना 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। कहता है 10 नंबर प्रश्न कि tan 25 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री इक्वल टू 62। तो देखिए दोस्तों इसको आपको यहाँ पर किस तरह से बनाना है, देखिए यहाँ पर आपको हम बना कर बताते हैं। यहाँ पर tan 25 जो लिखा हो दोस्तों, tan 25 हम इसी तरह से लिख दिए, ठीक है। और tan 20 डिग्री को दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखने का प्रयास करते हैं। और देखिए tan 20 डिग्री जो लिखा दोस्तों इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करके इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस दोस्तों 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर tan 20 डिग्री के जगह पर दोस्तों क्या हम tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं बाबू। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan 65 डिग्री, ठीक है। तो tan 65 डिग्री को दोस्तों क्या हम यहाँ पर चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस में दोस्तों यहाँ पर 25 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस दोस्तों हम 25 करेंगे तो यहाँ पर 65 आ ही जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं tan 65 के जगह पर हम tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बाद में जो लिखा हुआ है tan 70 डिग्री, इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे यहाँ से काम करते हैं, तो आगे से यहाँ से काम करेंगे तो tan 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, cot थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cot थीटा। थीटा के ऊपर कितना है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक कुल। अब देखिए आगे, और यहाँ पर भी tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। और cot थीटा तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे, और थीटा के ऊपर यहाँ पर कितना है 25 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 25 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे, समझ गए। और इधर जो tan 70 डिग्री लिखा हुआ था इसको हम tan 70 डिग्री इसी तरह से लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए tan थीटा इंटू में cot थीटा मिल रहा है यहाँ पर दोनों थीटा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 25 डिग्री और यहाँ पर भी 25 डिग्री, यानी कि थीटा जो है दोस्तों हमारा दोनों जगह समान है ना, तो यानी कि tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू दोस्तों कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए cot थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर भी दोस्तों दोनों का थीटा क्या है समान है, तो cot थीटा इंटू में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर cot 70 और यहाँ पर tan 70 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक ना। तो 1 इंटू 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, समझ गए बाबू। काफ़ी बेसिक का ध्यान रख के समझाया हूँ, जरूर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब देखिएगा यहाँ पर ही,
अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 11 नंबर है। कहता है 11 नंबर प्रश्न कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उसकी कोरों यानी कि साइड में क्या अनुपात होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। देखिए कहता है दो घनों का आयतनों का जो अनुपात जो है दोस्तों 1:8 के अनुपात में है तो उसकी कोरों यानी कि साइड में क्या अनुपात होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दो घन यहाँ पर कह रहा है बाबू, तो मान लीजिए कि हमारा जो पहला जो घन है, ये पहला घन है, उसको हम मान लेते हैं उसका भुजा जो है दोस्तों क्या है, A1 है, ठीक है। भुजा A1 मान लिए तो हम उसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, A1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा घन है दोस्तों उसका हम मान लेते हैं, उसका भुजा मान लेते हैं कि उसका दूसरा घन का जो भुजा है वो हमारा A2 है, ठीक है। तो दूसरा घन का भुजा का आयतन क्या हो जाएगा, A2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर में जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं बाबू, तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से A1 लिखते हैं, बट्टा में क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं, ठीक है। और क्यू को दोस्तों बराबर के उस साइड हम जब यहाँ पर भेजेंगे तो इस तरह से इधर घनमूल आ जाएगा। घनमूल आएगा कि नहीं बाबू। अब यहाँ से A1 बट्टा में A2, A1 बट्टा में A2 और एक का घनमूल एक ही, और यहाँ पर 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि उनके साइड यानी कि उनके भुजा का अनुपात आपसे पूछा जा रहा था। तो भुजा हम दोस्तों घन का पहला भुजा क्या माने थे, A1 माने थे ना बाबू, और दूसरा घन का भुजा क्या माने थे, A2 माने थे। तो हमको भुजा का अनुपात कितना निकल कर आ गया, 1/2 यानी कि 1:2 आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुपद x² - 11 के शून्यंक है। देखिए शून्यंक निकालने के लिए कहा है बाबू, तो किस तरह से निकलेगा। देखिए शून्यंक निकालने के लिए कहा है तो यहाँ पर दोस्तों हमको बराबर में कितना करना पड़ेगा, 0, तो बराबर में 0 कर लेते हैं। और आगे यहाँ से कीजिएगा x² बराबर, तो देखिए -11 बराबर को साइड भेजेंगे तो +11 हो जाएगा। होगा कि नहीं जरूर जानते होंगे आप सभी विद्यार्थी। और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को दोस्तों बराबर को उस साइड हम भेजेंगे तो अंडर चढ़ जाएगा और साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ से निकल कर आएगा, क्या आ जाएगा, √11 आ जाएगा माइनस √11 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा x बराबर यहाँ से निकल कर आ गया है इसका शून्यंक, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है √11 और माइनस √11 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा बराबर भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जगह पर दोस्तों अगर जो हम 60 डिग्री रख देते हैं, ठीक है ना, तो tan 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, √3 होता है। यानी कि सेटिस्फाइड कर जा रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ tan अल्फा बराबर 1/√3 लिखा हुआ है, तो अल्फा की जगह पर कितना डिग्री हम रख दें कि बराबर में जो लिखा हुआ सेटिस्फाइड कर जाए। तो अल्फा की जगह पर दोस्तों हम 30 डिग्री अगर जो रख देते हैं तो tan 30 डिग्री का जो हमारा मान होगा कितना जगह 1/√3 हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको पता चला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री माने नहीं। और अल्फा बराबर कितना माने 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना माने 30 डिग्री, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों 60 डिग्री है और अल्फा बराबर 30 डिग्री है, तो बीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, बीटा बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको tan बीटा का दोस्तों यहाँ से आपका मान पूछा गया है, तो यहाँ पर tan लिखेंगे, बीटा के जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो tan 30 डिग्री का जो हमारा मान होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ 1/√3, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने पहले हम चमचमाता हुआ एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बन गया आपके सामने दोस्तों, और क्या प्रश्न को कह रहा है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी वृत्त पर, थोड़ा सा इसको हम और इधर बनाते हैं ताकि आपको हम अच्छे तरीके से समझा सके। ये देखिए है दोस्तों, कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दोस्तों देखिए यहाँ पर बाह्य बिंदु मान के लिए है, तो ये बाह्य बिंदु से दोस्तों किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों, इस तरह से अच्छा से यहाँ से खींचिएगा, इस तरह से देखिए एक इस तरह से हम खींच सकते हैं दोस्तों, और एक देखिए अच्छा से खींचिए, अच्छा से इस तरह से दोस्तों हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी वृत्त पर दोस्तों बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से दोस्तों 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो आपको सामने दिखाए हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और देखिए एक बात को और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब कहता है प्रश्न में
कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे वृत्त यहाँ पर आपको सामने बना कर दिखाए ना बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये आपको सामने यहाँ वृत्त हम बनाकर दिखाए हैं। और जब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखिए ये वृत्त हम आपको सामने बनाए हैं ना, तो इस तरह से स्पर्श रेखा, देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेगा ना, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों प्रश्न को ध्यान से समझिएगा बाबू, 2 गो में से 1 गो आपका 14 फरवरी को पेपर में जरूर छपेगा। फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आपसे कहेगा बाबू कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से दोस्तों 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो ये साइड में आपको यहाँ पर बनाकर बताया हूँ। ठीक है ना। और जब आपसे कहेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर दोस्तों इस तरह से स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती है। ठीक है ना। तो दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं तो ए और बी का लसा है। देखिए दोस्तों, ए और बी अभाज्य संख्याएं दिया गया है, तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए बी लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों 2 और 3 लिख देगा और कहेगा 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 का लसा होगा, तो क्या कीजिएगा, 2 गुने 3 कीजिएगा, तभी इसका लसा निकलेगा। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं तो गुना कीजिएगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ए और बी अभाज्य संख्या दे दिया गया और कहा ए और बी का लसा बताइए, तो ए गुने बी कीजिएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए चमचमाता हुआ त्रिभुज आपके सामने तैयार हो गया। ठीक है ना। अब इसका दोस्तों हम नाम दे देते हैं, यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक ना। और क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो तो कोण सी का मान है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग करने का मतलब कोण ए प्लस में दोस्तों कोण बी प्लस में दोस्तों कोण सी। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है बाबू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब देखिए बाबू कहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हो, तो कोण ए और कोण बी दोस्तों जब पूरक है तो कोण ए और कोण बी दोनों का जो सम होगा दोस्तों, योग होगा, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। यानी कि कोण ए और कोण बी का दोस्तों जो हमारा सम होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक ना। कोण ए कितना है दोस्तों हमको पता नहीं है, कोण बी कितना है वो भी हमको पता नहीं है, पर दोनों कोणों का दोस्तों जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोणों पूरक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमको कॉट सी का यहाँ से मान निकालना है ना, तो यहाँ से देखिए पहले हम कोण सी का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉट सी का भी मान हमसे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कोण सी बराबर निकालिएगा, तो 90 दोस्तों बराबर उस साइड हम भेजेंगे, तो 180 माइनस दोस्तों 90 की जगह तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कोण सी बराबर दोस्तों हमको 90 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो कॉट सी का आपको मान निकालना था, तो यहाँ से देखिए कॉट लिख लेंगे और सी दोस्तों हमें कोण सी कितना निकाल कर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। और दोस्तों कॉट 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है बाबू कितना होता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर का है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस c होता है। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है त्रिभुज PQR में यदि PQ² इक्वल टू PR² प्लस में लिखा दोस्तों RQ², तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। काफ़ी शानदार है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहले आपके सामने यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं, PQR बनाना है दोस्तों। इस तरह से देखिए आपके सामने यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मान लीजिएगा आपका यहाँ पे त्रिभुज बन गया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों,
क्यू आर, ये दोस्तों हमारा त्रिभुज है। पी क्यू आर दोस्तों आपका यहाँ पर त्रिभुज है। अब कहा है कि तो त्रिभुज का कोण कौन सा कोण, मतलब कौन सा कोण दोस्तों समकोण होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर और फिर इसके बाद लिखा पी आर स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है दोस्तों कि जो त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर, ये जो है दोस्तों क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय दिया है दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर किया हुआ यानी कि दोस्तों एच का स्क्वायर किया है। ठीक है, और पी और आर का स्क्वायर किया है यानी कि दोस्तों पी का स्क्वायर किया है। ठीक है ना, और यहाँ पर आर और क्यू का दोस्तों स्क्वायर किया है यानी कि बी का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पाइथागोरस परिमेय दिया तो इससे हमको पता चल रहा है दोस्तों कि जो त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने का मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें कर्ण जो होगा वो कौन होगा, तो पी क्यू जो होगा दोस्तों, पी क्यू ये वाला जो लाइन है दोस्तों ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण के जो सामने वाला जो हमारा कोण होता है दोस्तों वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो कर्ण के सामने वाला कोण कौन है, आर है। देखिए तो आर जो हमारा होगा दोस्तों क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोण आर जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, कौन 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 हो जाएगा, तो समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि कर्ण के सामने वाला कोण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कर्ण के सामने वाला आर यहाँ पर कौन था, तो आर जो हमारा होगा समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त पहले आपके सामने बनाते हैं। देखिए इस तरह से दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ये जो आपको सामने थोड़ा सा गलती बन गया बाबू, फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा आपके सामने, देखिए फिर से मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से, इस तरह से पहले खींच लीजिए और इसके बाद देखिए इस तरह से मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए कि अर्धवृत्त आपके सामने बना हुआ है। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा, व्यास दोस्तों ये हमारा व्यास है, व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होगा। तो व्यास के द्वारा दोस्तों परिधि पर बना कोण, देखिए इस तरह से बनाइएगा, व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण जो हमारा होगा दोस्तों ये वाला कोण वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि संख्या 2.131131 इस तरह से लिखा गया है दोस्तों, और करा है तो ये संख्या जो है दोस्तों क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए 2 दशमलव के बाद दोस्तों, दशमलव के बाद अगर जो कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना, तो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, मगर सेम अंक दोस्तों, सेम अंक यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है दशमलव के बाद, इसलिए जो हमारा ये संख्या लिखा हुआ है ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हुआ बाबू बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 21 नंबर कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर दिया हुआ कितना वृत्त का क्षेत्रफल, तो 64 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई से पाई दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हमको कितना आएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ से आर बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर 64 का दोस्तों अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 64 का जो हमारा वर्गमूल होता है बाबू कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर दोस्तों हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि रेडियस दोस्तों त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको क्या बताना है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो देखिए हमारा जब त्रिज्या दोस्तों 8 सेंटीमीटर है तो व्यास करने का मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों त्रिज्या का दोगुना जो होता है दोस्तों क्या होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर था तो व्यास दोस्तों हमारा कितना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, तो ऑप्शन बी में देखिए 16 सेंटीमीटर लिखा है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है दोस्तों कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण होगा। तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में होता है दोस्तों बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोस्तों हमारा घनाभ का दोस्तों घनाभ का विकर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर लंबाई दोस्तों कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, लंबाई का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा
100 हो जाएगा ना बाबू, तो यहाँ पे हम 100 लिख दिए। अब प्लस, अब देखिए हमारा बी यानी कि कहने का मतलब दोस्तों चौड़ाई ब्रेथ, तो चौड़ाई दोस्तों कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई दोस्तों कितना है तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और अंडर रूट इसी तरह से चढ़ल रहेगा। यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों तो 64 और 36 कितना 100 हो जाएगा, और 100 कितना आएगा 200 हो जाएगा, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100 को दोस्तों बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 इंटू में अंडर रूट 2, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर इसका विकर्ण आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है 10 इंटू में अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 9 दोस्तों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो दोनों जगह 9 है बाबू, तो हम कॉमन क्या 9 को कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं सर। यहाँ पर देखिए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ना। और यहाँ से भी 9 जब हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है ना। तो 9 लिख देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 इस तरह से लिखा जाएगा ना। देखिए इसको अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बाबू, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 9 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन होगा। देखिए दोस्तों घनाभ का आयतन जो हमारा होता है क्या होता है लंबाई गुने दोस्तों चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, कहने एल बी एच होता है। आपको इसको याद रखना है, घनाभ का आयतन बराबर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ACD 110 डिग्री तथा BAC 57 डिग्री तथा है, तो कोण ABC का मान होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे भी दोस्तों जब आप तैयारी कीजिएगा अच्छे एग्जाम का, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज पहले ABC हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं। ये दोस्तों मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज है ABC, यहाँ पर पहले हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर A नाम दे देते हैं, यहाँ पर B नाम देते हैं, यहाँ पर C दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर C दे देते हैं नाम। तो त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। BC दोस्तों BC, तो BC ये हमारा है ना बाबू, तो BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, ठीक है। बढ़ा लेते हैं D बिंदु तक। मान लीजिए यहाँ पर D बिंदु है, D बिंदु तक दोस्तों हमको यहाँ पर BC को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। जिसमें कोण ACD कहने का मतलब ये वाला कोण ACD, ठीक है ना। ACD हो गया, ये वाला कोण कितना हो गया 110 डिग्री, ठीक है ना। तथा कोण BAC यानी कि ये वाला कोण जो है आपका दोस्तों यहाँ पर कितना कह रहा है 57 डिग्री हो गया। कितना कह रहा है 57 डिग्री कह रहा है, ठीक है ना। 57 डिग्री रख दिए, BAC 57 डिग्री है, तो कोण ABC का मान होगा, ABC का आपको मान बता रहे हैं दोस्तों, कोण ABC यानी कि दोस्तों ये वाला कोण का आपको मान यहाँ से निकालना है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ से ACD 110 डिग्री है तो इधर दोस्तों कितना हो जाएगा, इधर 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जब एक सरल रेखा इस तरह से जब खींचते हैं तो सरल रेखा पर कोण कितना 180 डिग्री का बनता है ना बाबू, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर दोस्तों ACD जब 110 डिग्री था तो इधर दोस्तों हमारा कितना बन जाएगा 70 डिग्री बन जाएगा। समझ गए बात की कि नहीं। हाँ चलिए अब देखिए आगे समझिएगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आपको कोण भी दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है, ABC का मान आपको निकालना है, यानी कि दोस्तों कोण B का आपको यहाँ से मान फाइंड करना है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और देखिए कोण A हमको 57 डिग्री पता चल रहा है, और कोण C भी दोस्तों हम यहाँ से पता कर लिए कि ये 70 डिग्री होगा। तो 57 प्लस दोस्तों 70 की जगह कितना हो जाएगा बाबू 127 हो जाएगा, ठीक है ना। 127 हो जाएगा। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है, और दो कोणों का मान हमको पता चल गया कि कोण A और कोण C का 57 है कोण A का, और कोण C का 70 है। तो दोनों को जोड़कर दोस्तों को जो हम घटा देंगे तो कोण B का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से 180 माइनस दोस्तों 127 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोण दोस्तों B कहने का मतलब कोण ABC का जो हमारा मान होगा दोस्तों वो 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए 27 नंबर कहता है कि 2 लिखा है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई में लिखा है कॉस स्क्वायर इक्वल टू भाट, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 लिखते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में तो दोस्तों कॉस स्क्वायर ए लिखा ही है तो लिखा है इसी तरह से लिख दिए। तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा 100% दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि देख लीजिएगा 14 फरवरी के दिन दोस्तों ये प्रश्न जरूर रहेगा। बशर्ते दोस्तों केवल अंक भले चेंज आपका रह सकता है, ठीक ना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी, यानी कि दोस्तों बीच की दूरी आपको डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है ना। दूरी सूत्र लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों करने का मतलब दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो दूरी सूत्र हमारा होता है दोस्तों क्या x2, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। x2 माइनस में होता है x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है प्लस में दोस्तों प्लस में बाई 2 माइनस में दोस्तों होता है बाई 1 का होल स्क्वायर, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से दोस्तों आपको चढ़ा देना अंडर रूट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा कि x2 जो हमारा है दोस्तों कितना है। तो x2 देखिए हमारा यहाँ पर -2 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा x2 है, ठीक है। तो x2 जो जगह पर हम -2 लिख लेंगे और माइनस, और x1 दोस्तों हमारा कितना है। तो x1 देखिए x1 ये 2 लिखा हुआ जो है दोस्तों हमारा x1 है। तो यहाँ पर x1 की जगह पर हम 2 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से होल स्क्वायर चढ़ा दिए और प्लस लिख लेंगे। और बाई 2 दोस्तों हमारा कितना है। तो ये 3 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा क्या है बाई 2 है, ठीक है ना। तो 3 जो लिखा हुआ है बाई 2 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और माइनस में लिखेंगे दोस्तों। और देखिए बाई 1 दोस्तों क्या है। तो बाई 1 जो हमारा है दोस्तों ये 3 जो लिखा हुआ है 3 ये हमारा दोस्तों बाई 1 है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक ना। और अंडर रूट जिस तरह से अंडर रूट इसी तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए आगे हम कैलकुलेशन कीजिए। -2 और -2 कितना हो जाएगा दोस्तों -4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर इसी तरह से रहने देते हैं। और देखिए 3 - 3 कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा देंगे, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर करिए या ना करिए। और देखिए -4 का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे बाबू देखिए -4 का स्क्वायर यानी कि -4 गुने -4 तो माइनस माइनस प्लस और चढ़ 16 तो यहाँ पर प्लस 16 होगा, समझ गए। और यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही हो रह जाएगा। और इस तरह से अंडर रूट चढ़ा दिए। और यहाँ पर दोस्तों 16 + 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ही रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट 16। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का जो हमारा वर्गमूल होगा दोस्तों कितना हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ 4 जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। इस फार्मूला को दोस्तों अच्छे तरीके से याद रखिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर आपका प्रश्न ये एग्जाम में लड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए बाबू। कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों और हमको साथ सब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि किसी वृत्त आपके सामने बना लिए, किसी वृत्त के व्यास के तो व्यास दोस्तों देखिए इस तरह से हम व्यास भी यहाँ बना लिए, ठीक है। ये हमारा व्यास है। व्यास के दोनों सिरों से देखिए इस तरह से दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा हम खींचे ना बाबू दोनों सिरों से दोस्तों क्या खींचे स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो ये दोनों रेखा जो हम खींचे स्पर्श रेखा दोस्तों ये हमेशा क्या होती है तो समांतर होती है दोस्तों, पैरेलल होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है समांतर श्रेणी 0, -4 -8 -12 का सार्व अंतर है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्व अंतर दोस्तों निकालना यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए डी बराबर दोस्तों कहने का मतलब सार्व अंतर बराबर फार्मूला जो होता है क्या होता है T2 - T1 होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, ठीक है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो डी बराबर देखिए यहाँ से निकालेंगे तो T2 दोस्तों देखिए यहाँ जो हमारा 0 लिखा हो दोस्तों 0 लिखा हो T1 है, इसके बाद दोस्तों T2 है, इसके बाद दोस्तों T3 है, इसी तरह से दोस्तों बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो T2 दोस्तों हमारे यहाँ पर कितना है -4 है तो -4 रखेंगे। और T1 दोस्तों कितना है तो T1 दोस्तों हमको 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है ना। तो डी बराबर दोस्तों यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दोस्तों हमको सार्व अंतर जो यहाँ पर निकल कर आया -4 आया, जो कि देखिए ऑप्शन सी में लिखा हो। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा बाबू। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का जब समीकरण रहेगा दोस्तों तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक्स अक्ष का जब समीकरण रहेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है ना। आपको बताना कि tan 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 1/√3, और बी में लिखा है 1/√1 लिखा हुआ √2, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा हुआ 1/2, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया है अगर जो बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि शानदार कंटेंट दोस्तों आपका 14 फरवरी तक हम सभी कंटेंट मैथ का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम लाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि उन सभी वीडियो को आप मिस ना कर सके, ठीक है। और पूरी मन लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 20 दिन दोस्तों गिनकर आपका अब फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में बचा हुआ है। जितना एनर्जी है, जितना जोश से बाबू झोंक दीजिए। ध्यान में रखिए एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा बाबू, तो पूरी ज़िंदगी में फिर से लौट कर 2023 बोर्ड एग्जाम कभी नहीं आएगा। इस बात को समझिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए दोस्तों, और अच्छा अंक से पास कीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम में, अच्छा नंबर लाइए और माता पिता का दोस्तों गाँव समाज में नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।